बेटा आप सभी लोग आज की शानदार क्लास पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और आज की इंटरेस्टिंग क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे हेनरी का नियम। हेनरी रूल्स आपको बताने जा रहे हैं, हेनरी लॉ बताने वाले हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी का नियम। तो आखिरकार हेनरी का नियम क्या है? पहले तो मैं बता दूं कि हम आपको हेनरी के नियम की यहाँ पर 4 परिभाषाएं पढ़ाएंगे, 4 अलग अलग डेफिनेशंस बताएंगे और ये चारों की चारों डेफिनेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि हेनरी के नियम का जो क्वेश्चन है वो कई बार ऑब्जेक्टिव में बना दिया जाता है, यानी उसकी डेफिनेशन को वो ब्रेक करके ऑब्जेक्टिव में लिख देता है। तो उस वजह से हमें उसकी सारी डेफिनेशंस मालूम होना जरूरी है। तो हम चारों ही डेफिनेशंस को लेकिन बहुत बहुत सिंपल मेथड से आपको बताने जा रहे हैं। सभी लोग कंसंट्रेशन से सुनेंगे और सुनने के बाद जब हम आपसे कहेंगे कि आप भी अब हमें एक्सप्लेन करो, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी तुरंत। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हेनरी का नियम। आखिरकार ये हेनरी का नियम क्या है, चलिए सुनते हैं। बेटा आपको याद रखना है कि स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव, स्थिर ताप पर ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। वो कह रहे हैं स्थिर ताप पर ग्राम प्रति लीटर में किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। तो मैंने आपको बताया पहली परिभाषा, कोई बोलेगा नहीं, सबको सुनना है, केवल समझना है भी कि स्थिर ताप पर ग्राम प्रति लीटर में किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। क्या आप जानते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में जो विलेयता है वो S है, तो S समानुपाती हो जाएगा P, दाब को हमने P मान लिया, या S बराबर हो जाएगा बेटा KHP। यहाँ KH क्या कहलाता है? KH कहलाता है हेनरी नियतांक। KH क्या कहलाता है? तो आपको समझ में आ गई पहली परिभाषा, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर लास्ट बार सुन लो कि स्थिर ताप पर ग्राम प्रति लीटर में किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। दूसरा इसकी परिभाषा देखते हैं, सेकंड नंबर की, कि स्थिर ताप पर, यानी इसमें भी ताप स्थिर है, इसकी पूरी परिभाषाओं में ताप स्थिर चलेगा। स्थिर ताप पर मोल प्रति लीटर में, स्थिर ताप पर मोल प्रति लीटर में किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। अरे भैया, स्थिर ताप पर मोल प्रति लीटर में गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के कैसी होती है? समानुपाती होती है। मान लिया कि मोल प्रति लीटर में जो विलेयता है वो M है, दाब हमने मान लिया P है, तो M समानुपाती P, या M बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? KHP। M बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर KH फिर क्या कहलाएगा? हेनरी नियतांक कहलाएगा। तीसरी बात, स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेय होने वाली गैस का आयतन, स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेय होने वाली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। गैस का जो आयतन होता है वो उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। तो वो कह रहे हैं स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेय होने वाली जो गैस है उस गैस का आयतन किस पर निर्भर नहीं करता? दाब पर निर्भर नहीं करता। चौथी परिभाषा और लास्ट परिभाषा, कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेय होने वाली गैस का आंशिक दाब, गैस का कौन सा दाब? आंशिक दाब। आंशिक दाब
उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। गैस का जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती है? याद करो, मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करो। तो हमने बताया, एक बार फिर सब लोग ध्यान देंगे कि कोई बोलना नहीं, सब लोग ध्यान समझना। स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलय होने वाली गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो एक बार लास्ट बार मैं आपको चारों परिभाषाएं बताऊंगा। इसके बाद आपको चिंतन करने के लिए 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड का समय मिलेगा और फिर आप मुझे एक्सप्लेन करके सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम एक बार लास्ट बार सभी डेफिनेशंस एक्सप्लेन करेंगे और कोई भी बोलेगा नहीं, साइलेंट तरीके से सुनना है। हेनरी का नियम क्या है? तो पहला नियम इसमें क्या है? पहली जो डेफिनेशन है वो कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर ग्राम प्रति लीटर में गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती। कितनी आसान लैंग्वेज है। अगर आप बुक में यही लैंग्वेज देंगे तो बड़ी ऊबड़ खाबड़ सी लैंग्वेज आपको मिलेगी। तो स्थिर ताप पर ग्राम प्रति लीटर में किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। एस समानुपाती पी या एस बराबर के एच पी। यहाँ के एच हेनरी नियतांक है। दूसरी परिभाषा, स्थिर ताप पर मोल प्रति लीटर में किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। तो स्थिर ताप पर मोल प्रति लीटर में किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। मान लिया मोल प्रति लीटर में विलेयता m है, दाब p है, m समानुपाती p या m बराबर KHP। KH कहलाएगा हेनरी नियतांक। तीसरी डेफिनेशन इसकी कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलय होने वाली गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता। स्थिर ताप पर द्रव में विलय होने वाली गैस का आयतन किस पर निर्भर नहीं करता? दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? चौथी परिभाषा देखें कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलय होने वाली गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलय होने वाली गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के तो P समानुपाती x, मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते ना, या P बराबर KH। KH क्या कहलाएगा? हेनरी नियतांक कहलाएगा। KH क्या कहलाएगा? हेनरी नियतांक कहलाएगा। तो अब मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। आप इस विषय पर, इस टॉपिक पर चिंतन करें, अपने मन में विचार करें और उसके बाद आप मुझे एक्सप्लेन करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है ना? तो आप देखें आखिर ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। मैं आपको बता दूं कि हेनरी के नियम के वैसे तो कई अनुप्रयोग हैं, लेकिन हम आपको 3 वो बताएंगे जो हमारे काम के हैं। पहला अनुप्रयोग सब लोग समझे, ये कहानी है। पहला अनुप्रयोग एक स्टोरी है। बेटा आपने समुद्री गोताखोरों का नाम सुना होगा, जो समुद्र के अंदर जाते हैं और रिसर्च करते हैं, या कह दो तमाम सारे हीरे मोती जवाहरात ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ऊपर, समझे ना? तो आपने देखा होगा कि समुद्री गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं वो पीछे एक सिलेंडर बांधे रहते हैं और उस सिलेंडर में याद रखना है सांस लेने के लिए वायु भरी होती है। वायु का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। यानी उस सिलेंडर में वही गैस भरी होती है जो हम लोग खुद सांस ले रहे हैं वायुमंडल से। समझ में आ रही है ना? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, वही हम सांस लेने में प्रयोग कर रहे हैं और वही वो समुद्री गोताखोर सिलेंडर में भर के ले जाते हैं समुद्र के अंदर, ताकि उससे वो सांस ले पाए। जब बेटा गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो वहां पर दाब बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे भाई, समुद्र की गहराई में जाओगे तो दाब पानी का बहुत ज्यादा हो जाएगा।
दाब ज्यादा होने के कारण से ये जो वायु होती है, वायु मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है, ये रक्त में घुल जाता है। ब्लड में क्या हो जाएगा? हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में घुल जाता है। और जब समुद्री गोताखोर काम खत्म करने के बाद समुद्र में ऊपर वापस लौट कर आते हैं, तो ये जो गैस घुल गई थी रक्त के अंदर, वो घुली हुई गैस अब बुलबुले के रूप में रक्त से बाहर निकलती। जब वो रक्त से बाहर निकलेगी गैस, तो याद रखना है समुद्री गोताखोरों को असहनीय दर्द का सामना करना होगा। यानी ये दर्द इतना खतरनाक होता है कि वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, समझ में आ रही, चिल्लाते हैं उस दर्द के वजह से। लेकिन आजकल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। तो आजकल समुद्री गोताखोर वायु के स्थान पर आपको याद रखना है संपीड़ित वायु। संपीड़ित वायु का मतलब होता है कि द्रवित वायु, जो वायु होती है उसे द्रव में बदल देते हैं। संपीड़ित वायु में भी वही होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना आजकल गोताखोर जो है वो संपीड़ित वायु का मतलब मुझे बार बार ना बताना पड़े, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण ही होता है वो तो संपीड़ित वायु और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण की उच्च दाब पर विलेयता बहुत कम होती है, यानी ये रक्त में घुलता नहीं है, जिससे समुद्री गोताखोर को होने वाला जो दर्द था वो अब खत्म हो गया या बहुत कम हो गया। समझ में आ गई ना कहानी, पूरी स्टोरी? तो हमने क्या बताया, एक बार फिर से समझते हैं। हमने ये बताया कि समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए वायु का प्रयोग करते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन जब वो समुद्र के अंदर जाते हैं तो गहराई पर पहुंचने पर दाब ज्यादा होने के कारण से ये जो गैसों का मिश्रण होता है ये रक्त में घुल जाता है। और जब वो समुद्र से लौटकर बाहर आते हैं तो ये जो घुली हुई गैसें होती हैं रक्त से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हैं। तो आप सोच सकते हैं नसों में कितना टेंशन पैदा होता है, कितना तनाव, जिसके कारण से समुद्री गोताखोरों को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। परंतु आजकल जो गोताखोर है वो याद रखना है वायु के स्थान पर संपीड़ित वायु और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग सांस लेने के लिए करते हैं, क्योंकि इस मिश्रण की जो विलेयता है उच्च दाब पर बहुत कम होती है, जिसके कारण से अब उन्हें उस दर्द भरी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता है। पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग हेनरी के नियम का जो हमारे थोड़ा बहुत काम का है वो क्या है, आपने देखा होगा जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर सुना है ना सबने, सभी जानते हैं सोडा बोलते हैं अपने आप में, वाटर नहीं लगाते उसमें। तो जो सोडा वाटर होता है या जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनमें क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब डालकर सील बंद कर दिया जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी सोडा वाटर की बोतल को अगर खोलते हो या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हल्का सा हिलाकर खोलते हो तो सनसनाहट की आवाज आती है और बुलबुले उठना बाहर शुरू हो जाते हैं, बाहर तक वो झाग आने लगता है, गिरने लगता है, क्योंकि वो जो द्रव में CO2 घुल गई है वो बाहर निकलती है, उसी के कारण से वो बुलबुले बनने लगते हैं। तो आपको याद रखना है, मैंने बोला कि सोडा वाटर, कौन सा वाटर, सोडा वाटर और जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ का मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, शीतल पेय पदार्थ, तो सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थ में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बोतलों को उच्च दाब डालकर सील बंद कर दिया जाता है। बोतलों को उच्च दाब डालकर क्या कर देते हैं, सील बंद कर दिया, पैक कर दिया, खत्म कहानी। तीसरा पॉइंट, तीसरा अनुप्रयोग है बेटा कि जो लोग पर्वतों पर रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, या फिर जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही तो जानते होंगे ना, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो बेटा बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि जो लोग पर्वतों पर रह रहे हैं, ऊंचे पर्वतों पर, या जो पर्वतारोही हैं, वो जल्दी थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं?
क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैं बता दूं दाब कम होता है। ऊंचाई पर आप जैसे जैसे जाएंगे दाब क्या होता जाएगा, कम, जिसके कारण से इन जगहों पर जो लोग होते हैं उनके शरीर में जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण से ही वो जल्दी थक जाते हैं। तो ऊंचाई पर याद रखना है दाब कैसा होता है, कम होता है, जिसके कारण से शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है और इसीलिए ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। तो ये 3 अनुप्रयोग थे, तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समय चूंकि थोड़ा सा कम है तो मैं चाहता हूं इसको हम लोग लिखवा दें, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे और अब इसको लिख लेते हैं।